बाढ़ से बचाव की सारी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं। सभी मंत्रियों को तबादले की स्वतंत्रता रही है। नीति के अनुसार तबादले की एक नीति बनी हुई थी, स्थानांतरण नीति 2022। उसके भीतर ये सीमा निर्धारित की गई थी कि 20% तक आप जो है क्लास 1 और क्लास 2 के लोगों का आप स्थानांतरण कर सकेंगे और 10% अपनी जो तृतीय वर्ग के लोगों का स्थानांतरण आप कर सकेंगे। और लगभग पिछले 5 साल में 1,65,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना मूल्य का भुगतान करके किसानों के भीतर भी एक विश्वास पैदा किया गया। ये कार्यक्रम के भीतर गंगा जी की स्वच्छता के लिए और गंगा जी के किनारे के जो 5 किलोमीटर दोनों तरफ यानी 10 किलोमीटर के दायरे में जो खेत आएंगे उनके भीतर जो है हम लोग प्राकृतिक खेती के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। किसान, गरीब और नौजवान, ये 3 वो वर्ग हैं जिनको लेकर के, जिन पर फोकस करके राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी ने भी ऐसा ही किया और बड़ी सफलता हासिल की। आज बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं अभी, और ऐसे में तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। हम बात करेंगे सूर्य प्रताप शाही जी से, जिनके पास कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी 5 साल 100 दिन से है, यानी एक लंबा समय है। सबसे पहले 100 दिन की अगर सर हम बात करें तो 100 दिन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सिर्फ आपके विभाग की नहीं, अगर आपके सरकार की बात करें ओवरऑल, तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 100 दिनों के भीतर आज 100 दिन आज पूरा हो रहे हैं। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें और उनके सरकार के सभी सदस्यों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और जनता को इस अवसर पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रति भरोसा जताया और सब लोगों ने मिल करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। 100 दिनों की उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने की वजह से आम जन में हिफाजत जान माल की हिफाजत किए जाने के कारण जन विश्वास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जीता और आज उत्तर प्रदेश के भीतर कानून का राज है। लोगों में इस बात का विश्वास है कि हमारे हर घड़ी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार साथ में खड़ी है और हमारे साथ अपराधी या गुंडा तत्व कुछ नहीं कर सकेंगे। यह विश्वास पैदा करने में योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकार ने सफलता पाई। अब आपके विभाग की अगर बात करें, 5 साल 100 दिन से आप इस विभाग के मंत्री हैं। कई मंत्रियों के विभाग बदल गए, कई मंत्री भी बदल गए, लेकिन ये आपके काम पर भरोसा रहा होगा मुख्यमंत्री जी का कि आप इस पद पर, ये विभाग अभी भी आप देख रहे हैं। इसकी कृषि विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि इन 100 दिनों में कौन सी है और क्या आपने जो टास्क सेट किया था उसको अचीव कर पाए हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के भीतर कुछ बातों को कहा गया था। एक, भूमि संरक्षण और जल संरक्षण की दृष्टि से हम 2 लाख हेक्टेयर जमीन को आगे जाकर के ठीक करेंगे और उसको खेती योग्य बनाएंगे। ऊसर और बंजर पड़ती जमीन को ठीक करके और उस पर खेती योग्य बनाया जाएगा। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट राज्य सरकार के सामने सबमिट किया। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने उस पर मोहर लगाई है। लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन को पिछले 5 साल के भीतर हम लोग ठीक कर सकेंगे और उसके लिए 600 करोड़ से ज़्यादा का ही प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और जिसके माध्यम से आज जो शहरीकरण हो रहा है या औद्योगिक विकास हो रहे हैं या एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, खेती योग्य भूमि जो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे थे, हमें राज्य के भीतर लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर के भीतर हम खेती करने योग्य सक्षम बना सकेंगे, जिसमें किसान खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकेगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है। 2 हिस्से में उसको बनाया है। बुंदेलखंड के 47 सभी 7 जिलों के 47 विकास खंडों के भीतर हम लोगों ने एक क्लस्टर बना करके 23,500 हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती, जिसमें कम लागत के भीतर और किसान को अधिक आमदनी हो सके और खेती जो है वो टिकाऊ, सस्टेनेबल हो सके,
उस दृष्टि से हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है और कार्य योजना बना करके हमने उसको मंत्रिपरिषद के सबमिट किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जन घोषणाओं में इस बात को कहा है कि बुंदेलखंड के भीतर सभी जनपदों में हम ये गो आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे, तो उसकी कार्य योजना बना करके हम लोगों ने सबमिट किया है। जल्दी ही कैबिनेट के भीतर स्वीकृति हो जाएगा और खरीफ के फसल में उस काम को हम पूरा शुरू कर सकेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी तरीके से अन्य जनपदों में लगभग 49 जनपदों के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को कार्य योजना अपनी सबमिट किया है, जिसमें 85,710 हेक्टेयर के भीतर प्राकृतिक खेती हो सकेगी। नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर गंगा जी की स्वच्छता के लिए और गंगा जी के किनारे के जो 5 किलोमीटर दोनों तरफ यानी 10 किलोमीटर के दायरे में जो खेत आएंगे उनके भीतर जो है हम लोग प्राकृतिक खेती के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उसके लिए उनको प्रशिक्षण दे दिया है और लगभग 225 लोगों की ट्रेनिंग, जिसमें किसान भी हैं जो मास्टर ट्रेनर के रूप में वहाँ पर जाएंगे, ट्रेनिंग करने का काम करेंगे हर जनपद के भीतर। हमारे कृषि तकनीकी सहायक रहे हैं और कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। इसी तरीके से एक 20 अधिकारियों और किसानों का दल हमने महाराष्ट्र में जहाँ पर खेती हो रही है उनके अध्ययन के लिए भेजा था। वो अपना अध्ययन करके आ गए हैं और अभी विश्व बैंक के सौजन्य से एक यहाँ पर 3-4 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस भी इस आधार पर किया गया है और आगे आने वाले दिनों में एक बृहद कार्यक्रम लखनऊ राजधानी के भीतर गो आधारित प्राकृतिक खेती पर, जिस पर लागत कम लगे और पौष्टिक आहार का उत्पादन किया जा सके और जलवायु के दृष्टि से भी वो मुफीद हो, इस पर हम लोग एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हम यहाँ पर ये योजनाएं हैं विभाग की, आगे आप करेंगे। जो किसानों की बात होती है तो पिछला जो कार्यकाल था उसमें सबसे पहला ही जो फैसला कैबिनेट में लिया गया था आपके विभाग से संबंधित था, और दूसरा ये जो किसानों को लाभ मिल रहा है, जो वर्तमान में स्थिति है, बहुत सारे किसान उससे छूटे हुए हैं, आपको भी इस बात की जानकारी होगी, उनके लिए कोई योजना? देखिए 36,000 करोड़ रुपए का लगभग हम लोगों ने 80 लाख किसानों के कर्जा माफी का हम लोगों ने फैसला किया था और बहुत हद तक हम लोगों ने उसको ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करा करके पारदर्शी तरीके से उनका हमने पालन कराया। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा कर्ज माफी का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चलाया। वो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में था और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने उसकी घोषणा जनता के बीच में की थी, जिसका क्रियान्वयन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत बखूबी किया। इसी तरीके से एक दूसरी प्राथमिकता वो ये रही कि गन्ना मूल्य की जो है वो अंतराल जो था 3-3, 4-4 पेराई सीजन का गन्ना मूल्य बाकी रहता था, उसको समयबद्ध तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भुगतान करने के आदेश दिए और लगभग पिछले 5 साल में 1,65,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना मूल्य का भुगतान करके किसानों के भीतर भी एक विश्वास पैदा किया गया। तो यह अपने में एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान भाइयों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपये, 1 वर्ष के भीतर 6,000 रुपये 4-4 महीने के अंतराल पर उनको भेजा जा रहा है। और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने 2.5 वर्ष के भीतर 2,59,00,000 से ज़्यादा किसानों तक उनको इस योजना के साथ जोड़ा है और अब तक 47,397 करोड़ रुपए का हम उनके खातों में सीधा भुगतान कर चुके हैं, पारदर्शी तरीके से, जिसके भीतर कोई बिचौलिया नहीं है। इस 100 दिन के भीतर 2,64,000 नए किसान जोड़ करके, जो छूटे हुए किसान थे उनको हम लोगों ने इसके भीतर जोड़ा है और जोड़ करके उनको भी इस योजना का लाभ पहुंचाया है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि इन 100 दिन के अंदर 2,64,000 किसानों को इससे जोड़ा गया है और लाभ पहुंचाया गया है। कृषि ऐसा विभाग है जिसमें कई विभागों के समन्वय की जरूरत पड़ती है। जो ग्राउंड पर स्थिति है, जो किसान बताते हैं, सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। कई बार इससे भी जूझना पड़ता है किसानों को। ये एक मुख्य समस्या जो निकल करके सामने आती है। आपकी बात हुई, क्योंकि बिजली की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है और ये बात सुनने में आ रही है, कई किसान बता रहे हैं। देखिए, पिछले 5 साल के भीतर विभिन्न लंबित परियोजनाओं को, जिसमें मध्य गंगा नहर परियोजना रही है, सरजू नहर परियोजना रही है, अर्जुन बांध परियोजना रही है, सोनभद्र के भीतर की परियोजना थी,
इन सारे लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को पूरा करके, बुंदेलखंड की कई परियोजनाएं हैं जिनको पूरा करके लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर सिंचन क्षमता बढ़ा करके किसानों को सुविधाएं दी गई है। तो इसमें 20 से 25 लाख किसान जो है इसके भीतर सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित हुए हैं। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हम लोगों ने राज्य के भीतर लगभग 24,000 खेत तालाब का निर्माण पिछली सरकार के ज़माने में कराया था। और इस सरकार के भीतर भी हम लोगों ने 10,000 का अभी हम लोगों ने उनको पोर्टल पर लक्ष्य डाला और उसके भीतर 8,989 किसानों ने अब तक अपने आवेदन पत्र दे चुके हैं, जिसमें से 5,318 किसानों को हम लोगों ने टोकन जारी किया है। उसमें से 3,488 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है और 1,781 का सत्यापन करके उस पर काम शुरू कर दिया गया है कि बरसात के पहले ही हमने इस परियोजना को शुरू कराया और इसके माध्यम से वर्षा जल संचयन करके किसान अपने खेत पर ही तालाब खोद करके और उसको 50% अनुदान दे रहे हैं उसके लागत का और उससे इस योजना को जोड़ रहे हैं। इस योजना में लगभग 6,000 से ज़्यादा खेत तालाब अकेले बुंदेलखंड के 7 जनपदों के भीतर हम लोगों ने उसको लक्ष्य रखा है, शेष अन्य जनपदों के भीतर रखा है। तो उससे किसानों को एक सिंचाई की सुविधा बिना खर्चे के और बिना बिजली के मिलने वाली है। इसी तरीके से आपने बात की, वर्षा जल संचयन की बात की, बाढ़ का समय अभी आने वाला है। खेत पूरे आप भी जानते हैं कि इस बात को लोगों को, किसान को कितना नुकसान होता है। तो पहले से विभागों का कुछ कोऑर्डिनेशन इसको लेकर के कोई बातचीत? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ और बाढ़ से बचाव की सारी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं और हमारे जल संसाधन मंत्री लगातार विभिन्न ऐसे प्रभावित जनपदों का दौरा कर रहे हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना रहती है और उन योजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा कराया जा रहा है जिसके माध्यम से हम बाढ़ को रोक सकें। तो इस दृष्टि से प्रयास काफ़ी तेजी और तत्परता से हुआ है। आपको ध्यान में होगा कि विगत वर्षों में इन्हीं उपायों की वजह से उत्तर प्रदेश के भीतर जो आज से 5 साल पहले बाढ़ आया करती थी उन पर रोक लगी है और बाढ़ का पानी अब ज़्यादा फैलने से रुका है। हमने तटबंध बनाए हैं, हम लोगों ने ठोकरें बनाई हैं, इस पर बनाए हैं और जिससे कि गांव के कटान को भी रोका है और बाढ़ के पानी को नियंत्रित भी किया है। तो इस तरीके का काम हम लोगों ने किया है। लखीमपुर खीरी में और सीतापुर में शारदा नदी के ऊपर और घाघरा पर ऐसे तमाम जगहों पर हमारे काम चल रहे हैं और आज भी हमारे जो सिंचाई जल संसाधन मंत्री हैं गोरखपुर के दौरे पर हैं, कल देवरिया जाने वाले हैं और वहाँ पर राप्ती और गोर्रा से आने वाली बाढ़ का वो तटबंधों का निरीक्षण करने वाले हैं। आपके विभाग की ये बात हुई, लेकिन आप योगी सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं। जिस तरह से मंत्रियों को मंडलों में भेजा जा रहा है कि वो वहां से रिपोर्ट लें, आप लोगों को क्या रिपोर्ट वहां मिल रही है? जैसे कई बार शिकायत रहती है, अफसरशाही की शिकायत, जिलों में जो अफसर काम रहते हैं वो काम नहीं करते हैं। आप लोगों को कुछ इस तरह की शिकायतें मिली? देखिए, विगत वर्षों में इसी तंत्र के माध्यम से इन सारी योजनाओं को हम लोगों ने जमीन पर उतारा है। तो जो पहले एक यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के बारे में धारणा थी, आज उससे इतर हट करके कोशिश ये हुई है कि भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के और जन शिकायतों का समाधान करने के लिए वो जमीन पर उतरे और लगातार नोडल अधिकारी और ऐसे मंत्रियों को बना करके जो ग्रुप बना करके भेजे गए हैं उससे उनके क्रियान्वयन करने में आसानी हुई है। थाना दिवस और तहसील दिवस के माध्यम से उनके समस्याओं का समाधान भी निकाला गया है और साथ साथ में इस बात के प्रयास किए गए हैं कि योजनाओं का जाकर के प्रत्यक्ष जो है उसका हम एक तरीके से सत्यापन करें, अवलोकन करें और जहां कमियां हैं उसको ठीक कराएं और जहां पर अच्छाइयां हैं उनको हम प्रशंसा भी करते हैं जिसके माध्यम से वो और उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। लोगों ने बताई नहीं, बहुत जगहों पर बहुत अच्छाइयां आई, कुछ जगहों पर कमियां भी आई तो उनको चेतावनी भी दी गई है, उनको सजग भी किया गया है, सतर्क भी किया गया है और जो अच्छे काम किए हैं उनको प्रशंसा भी की गई है। एक बात जो लगातार विपक्ष कहता रहा है, बात ये चर्चा होती रही है, क्या योगी सरकार में मंत्रियों को काम करने की आजादी नहीं है स्वतंत्र होकर के? अभी तो सभी मंत्री अपने अपने विभाग का काम कर रहे हैं, कहाँ पर व्यवधान पड़ा हुआ है? ये विभाग का काम कर रहे हैं लेकिन स्वतंत्र होकर के फैसले लेने का अधिकार, क्यों? काम करने का अधिकार
नीतिगत सारे मामलों को तैयार कर रहे हैं। कैबिनेट नोट वो बना रहे हैं। कैबिनेट नोट भी अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि स्वयं मंत्री प्रस्तुत करेगा। तो स्वाभाविक रूप से विभाग के उन छोटी छोटी चीज़ों को जब वो ध्यान में रखेगा तभी वो कैबिनेट के भीतर अपने नोट को प्रस्तुत कर सकता है। तो जानकारी तो उसी को करनी होती है और निर्णय भी उसी को करना पड़ रहा है। जो मंत्रिपरिषद के स्तर पर निर्णय होना है या जो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्णय होना है वो करते हैं। बाकी जो मंत्रियों के कार्यक्षेत्र के भीतर है वो जिसकी नीतियां बन चुकी हैं उनका क्रियान्वयन। लेकिन तबादलों को लेकर के जिस तरह से चर्चा है, बात हो रही है, मंत्रियों के नहीं उसमें नहीं, सभी मंत्रियों को तबादले की स्वतंत्रता रही है। नीति के अनुसार तबादले की एक नीति बनी हुई थी, स्थानांतरण नीति 2022। उसके भीतर ये सीमा निर्धारित की गई थी कि 20% तक आप जो है क्लास 1 और क्लास 2 के लोगों का आप स्थानांतरण कर सकेंगे और 10% अपनी जो तृतीय वर्ग के लोगों का स्थानांतरण आप कर सकेंगे। तो उस सीमा के भीतर मंत्रियों को स्वतंत्रता थी, एक मानक के अनुसार कि वो अधिकारी या कर्मचारी जो सर्वाधिक समय से उस जनपद के भीतर रहा है पहले उसी को स्थानांतरित किया जाए। तो लगभग मैं समझता हूँ कि अधिकांश विभागों ने उसका अनुपालन किया हुआ है। तो स्वाभाविक है कि हमें स्थानांतरण करके और इतना बड़ा गैप भी नहीं प्रस्तुत करना है जिसकी वजह से हमारे काम जो है वो पिछड़ने लगे। नया आदमी जाता है फिर नए तरीके से समझता है। तो एक सीमा के भीतर उनके स्थानांतरण की व्यवस्था रही है और मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं या स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उन्होंने अपने ढंग से उसके निर्णय किए हैं। आप यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, पूरी टीम को आपने लीड किया है। इस समय प्रदेश अध्यक्ष नए आने वाले हैं, स्वतंत्र देव जी सरकार में चले गए हैं। कैसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए यूपी जैसे राज्य में, देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी? हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत बेहतर काम किया है। सबने एक से एक आगे बढ़ करके काम किया है और इसीलिए आज जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी एक सशक्त दल के रूप में उभरी हुई है। हमारे केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन भी बराबर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी, आदरणीय राष्ट्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी, अन्य नेताओं का भी, आज के वर्तमान अध्यक्ष जी का भी। तो उनके मार्गदर्शन हमारी पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसकी अपनी नीतियां हैं। उन नीतियों के अनुसार सभी जो हमारे संगठन प्रमुख होते हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो उस काम को करते हैं और आज भी हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के रहे उनका जन्मदिन है, उसके कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर होने वाले हैं। तो वो सब रचनाएं हमारे संगठन की एक व्यवस्थित तरीके से हैं और गांव-गांव में उसकी इकाइयां हैं। हम उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करते हैं और सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने हुनर के और अपनी प्रतिभा के हिसाब से सबने अच्छा काम किया है। आखिरी सवाल, 2024 के लिए इन्हीं नीतियों और अब जो आपने प्लानिंग की है इस काम के साथ जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है? मोदी जी का रथ उत्तर प्रदेश में फिर चलेगा? देखिए, तैयारी है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था रामपुर और आजमगढ़, इन दोनों के लोकसभा के उपचुनाव में हम लोगों ने जीता है और वहाँ की जीत इस बात का संकेत कर रही है कि उत्तर प्रदेश से 2024 में यहाँ की जनता का प्रबल समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक फिर से तीसरी बार जनादेश उनका को मिलने वाला है। आज सभी हमारे विरोधी हताश और निराश हैं। हम लोगों ने बेहतर तरीके से वहाँ पर जो है अपने संगठन को पहुँचाया, जनता के बीच में जो है हमने अपने चुनाव कैंपेन को ठीक से पहुँचाया, अपने बूथ इकाइयों को हमने सक्रिय किया और उसके परिणाम स्वरूप आज हम दोनों सीटें जीत सके हैं। जो सीटें हम 2019 में नहीं जीत पाए थे, हमने जीत करके एक नई शुरुआत किया है और वो 2024 लोकसभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और के नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के प्रति एक उसने आस्था और विश्वास है, उनको फिर से वो जनादेश देने वाली है। शुक्रिया बातचीत के लिए शाही जी। तो ये हैं सूर्य प्रताप शाही, योगी सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो संगठन से लेकर के अपने विभाग में सरकार तक की उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया और एक बार फिर से 2024 के लिए वो तैयार हैं और विपक्ष किस तरह से नाकाम और तैयार नहीं है ये भी बात उन्होंने बताई। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।